नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे बीएफएम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग 3 से 4 केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पिछले सालों में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आगामी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यदि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहला सेट मैंने आपको दिया था तो बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया कि हाँ मुझे 2 सेट भी चाहिए। यदि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चाहिए, ताकि आप और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। और यदि आप एक लाइक भी करेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चाहिए। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट डाउन प्रैक्टिस सेट 3। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को हम लोग पहले सवाल के साथ। सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि चूंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है तो आपने ऑलरेडी कंसेप्ट तो पढ़ ही रखा होगा, तो पहले आप एक और खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को और फिर एक्सप्लेनेशन को सुने। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन यूटिलाइज दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ये हमारा सीरीज को यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकाउंट है, आप देख सकते हैं कि डॉटफुल कैटेगरी, सॉरी यहाँ देखिए एक मिनट जैसा। चलिए अब देखते हैं। सवाल है कि एक अकाउंट है डॉटफुल एसेट 2 में, यानी D2 कैटेगरी में अकाउंट है, ठीक है। और कब D2 में गया था? 31/3/2021 को D2 में गया था। और इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है हमें 6 लाख का, प्रिंसिपल सिक्योरिटी वैल्यू है 2 लाख का, और ECGC कवरेज अवेलेबल है 50% में। तो कितना प्रोविजनिंग हमें करना पड़ेगा एज पर द D2 कैटेगरी ऑन 31/3/2021? तो D2 कैटेगरी का अकाउंट है, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 लाख का है और उसमें से आपका 2 लाख सिक्योरिटी वैल्यू है। इसी कवरेज 50% पे अवेलेबल है, प्रोविजनिंग बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। 1.2 लाख, 2 लाख, 2.8 लाख, 3 लाख। देखिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब समझिए, कितना अमाउंट मुझे वापस पे करना है, वो 6 लाख है। और सिक्योरिटी यानी जो कोलेट्रल है वो है हमारा 2 लाख का। अनरियलाइज बैलेंस कितना हो गया, मतलब वो बैलेंस जिसको रियलाइज नहीं किया गया है, जो कि सिक्योरिटी के द्वारा कवर्ड नहीं है, वो कितना है? तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, यानी 4 लाख हो गया। ECGC कवरेज क्या होता है कि एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो कि 50% का कवर प्रोवाइड करता है अनरियलाइज बैलेंस पे। याद रखिएगा कितना का प्रोवाइड करेगा? 50% का कवर प्रोवाइड करेगा अनरियलाइज बैलेंस पे। तो अनरियलाइज बैलेंस हमारा 4 लाख है, उस पर 50% का कवरेज होगा, यानी 2 लाख ECGC कवर करेगा। तो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस कितना हो गया? तो आप ECGC कवरेज को यदि अकाउंट कर लेते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट जो कि सिक्योरिटी के द्वारा कवर नहीं है, इंश्योरेंस के द्वारा कवर नहीं है, वो 2 लाख है। और जो प्रोविजनिंग होता है वो अनसिक्योर्ड पोर्शन का जो है पूरा 100% होता है D2 कैटेगरी में, आपको पता होगा। तो और सिक्योर्ड पोर्शन का जो प्रोविजनिंग होता है वो 40% में होता है। तो दोस्तों प्रोविजनिंग का जो रेशियो है ना उसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोविजनिंग 40% होता है हमारा सिक्योर्ड पोर्शन में और 100% होता है अनसिक्योर्ड पोर्शन में। तो आप यदि सिक्योर्ड पोर्शन की बात करें तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है हमारा? 2 लाख, ठीक है। और 2 लाख का आप 40% निकालेंगे तो 0.8 लाख आएगा। और अनसिक्योर्ड पर्सन का पूरा प्रोविजनिंग करना पड़ेगा 2 लाख का, यानी आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 2.8 आ जाएगा, समझे। तो करेक्ट आंसर होगा 2.8। तो फिर से मैं समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। देखिए यदि इस तरह का सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि डॉटफुल 2 एसेट है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है, तो पहले आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख दीजिए, ठीक है। उसमें से आप जो है जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा अनरियलाइजेबल वैल्यू निकल जाएगा। वो कितना है? 4 लाख का। और इसी 4 लाख का 50% निकाल लीजिए, मतलब आधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आधा कर दीजिएगा तो 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? ECGC कवरेज है। तो इसको यदि आप माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा टोटल आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना निकलेगा? 2 लाख निकलेगा, ठीक है। अब ये जो 2 लाख है इस पे पूरा 100% प्रोविजनिंग करना है हमें, तो 2 लाख तो हमें यहाँ पे प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। और जो हमारा सिक्योर्ड पोर्शन है, ठीक है, जो कि सिक्योर्ड पोर्शन है हमारा 2 लाख का, यहाँ 2 लाख दिया हुआ है ना, इस पर प्रोविजनिंग करना पड़ेगा 40%, यानी कि इस पर प्रोविजनिंग हो जाएगा 0.8। तो 0.2 + 0.8 कितना हो जाएगा? 2.8 लाख हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये हमारा, देखिए ये जो हमारा सेट है ना दोस्तों, ये सेट लिया ही गया है ऐसे। एक्चुअली इसको मैं क्वेश्चन थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन सही से लिखा नहीं गया है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको पूरा BFM का कंप्लीट सिलेबस का कवरेज है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए दिया हुआ है करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, और यहाँ पे मंथ दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए
पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सब करेंसी है यूएसडी, और ये है हमारा 3 मंथ का, ये है 6 मंथ का, और ये है 12 मंथ का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेसिकली आपको, ये करेंसी सेट है और कॉरस्पॉन्डिंग करेंसी सेट का आपको इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ये जो 1.5 2.5 देख रहे हैं ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझे। तो 3 महीना में जो यूएसडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.5% है, 6 महीना में जो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट है वो 2% है, 12 महीना में जो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट है वो 2.25% है। उसी प्रकार से सऊदी रियाल की बात करें तो 3 महीना में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 है, 6 महीना में 7.5 है, 12 महीना में 8.5 है। आईएनआर की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 3 महीना में 5.75, 6 महीना में 6% और 12 महीना में 6.25। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। अब सवाल है कि व्हाट विल बी, ये सवाल एग्जैक्टली 5 नंबर का केस स्टडी आया था, इसी प्रकार से बहु यही क्वेश्चन ही था जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। व्हाट विल बी द 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट डॉलर इज 73.75। क्या कर रहा है कि स्पॉट डॉलर जो दिया हुआ है यानी $1 जो है वो 73.75 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या होगा, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या होगा, आपको ये डेटा का यूज करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से, तो इसका तरीका मैं बता देता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। बेसिकली आर्बिट्रेज से मिलता जुलता कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले आज का आप पहले आप क्या कीजिए, 6 मंथ का यूएसडी का इंटरेस्ट रेट देख लीजिए और आईएनआर का, क्योंकि यूएसडी और आईएनआर के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 6 मंथ का आप यूएसडी और आईएनआर का इंटरेस्ट रेट देख लीजिए। तो यूएसडी का 6 मंथ वाला 2% है और आईएनआर का 6% है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6% और 2%, वही मैंने यहाँ लिखा है। 6 मंथ यूएसडी 2% है और 6 मंथ आईएनआर 6% है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज के डेट में जो आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 यूएसडी बराबर 73.75। एक बार फिर से देखिए, ये दिया हुआ है ना स्पॉट रेट, 1 यूएसडी बराबर 73.75 आईएनआर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 से क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 100 से कैलकुलेशन करना आसान होता है, इसीलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करने कर रहा हूँ। तो पहले आप लिखिए कि $1 बराबर 73.75 रुपीज़, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, $100 नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 73.75 नहीं हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, डेसिमल मेरा हट गया, डेसिमल हट जाता है तो काफ़ी आसान हो जाता है चीज़। अब आप क्या निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए दोनों साइड में, राइट। तो इंटरेस्ट कैसे दोनों साइड में निकालेंगे, तो आपको पता है कि डॉलर पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 2% का है, और आईएनआर पे कितना है, 6% का, अभी मैंने लिखा है ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ इस साइड में लिखता हूँ, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड का इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं, देखिए पहले प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया, क्योंकि $100 का इंटरेस्ट P हो गया मेरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2% है डॉलर का, और टाइम जो है हम लोग 6 महीना का लेंगे तो 6/12 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ईयर से डिवाइड कर लिए, मंथ में हो गया, और फिर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आईएनआर का निकालिए तो 7375 मल्टीप्लाइड बाई आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 6% है, अपॉन 6 इंटू 12, 6/12 अपॉन 100। देखिए जब तक आप कीजिएगा नहीं ना तब तक आप गलती कीजिएगा ही कीजिएगा, इसीलिए करना मैं कह रहा हूँ। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व करेंगे ना तो ये पता है कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपका 221.25। तो ये क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने इंटरेस्ट जब निकाल लिया तब आपको क्या करना है, एक तरफ इंटरेस्ट निकला 1, एक तरफ इंटरेस्ट निकला हमारा 221.5। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। ये तो आप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये डिराइव हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपका जो टोटल अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही ना होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था यूएसडी का प्रिंसिपल था आपका 100, याद है, यूएसडी का प्रिंसिपल कितना था, 100 था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 हमारा प्रिंसिपल है और उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ये अमाउंट हो गया। और इधर कितना प्रिंसिपल था, 7375 प्लस 221.25 ये था, और फिर दोनों को इक्वेट करते। बेसिकली यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, डॉलर डाल दीजिए सिंबल, और यहाँ पे क्या कीजिए आप आईएनआर सिंबल डाल दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि $101 बराबर, इसको यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसको जोड़ते हैं तो 7596.25 आता है। कितना आता है, 7596.25। इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आएगा 7596.25। सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 6 महीना बाद पर डॉलर कितना रुपीज़ होगा, तो 1 आईएनआर कितना हो जाएगा, 7596.25 डिवाइडेड बाई 101, यूनिटरी मेथड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 75.25,
75.21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 75.21 इज द करेक्ट आंसर। तो यही मेथडोलॉजी आपको अप्लाई करना है ऐसे सवालों में। अब दूसरा सवाल देखिए, व्हाट विल बी द 12 मंथ USD फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट डॉलर इज 74। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 12 महीना का USD फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तो आपको दिया क्या हुआ है कि $1 बराबर 74.00 INR। ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं लिखा रहा, तो आईएनआर ही मानते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप टेबल में जाइए और टेबल में देखिए कि 6 महीना 12 महीना का कितना रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आइए जरा टेबल में चलते हैं। लेट्स मूव टू द टेबल एंड सी द व्हाट इज द रेट फॉर 12 मंथ। देखिए यहाँ पे 12 मंथ USD दे रखा है 2%। ठीक है, तो 12 मंथ का हम डेटा यहाँ लिख देते हैं क्योंकि बार बार इस डेटा का यूज होगा। ठीक है, तो 12 मंथ का USD दे रखा है कितना, 2%, सॉरी 6, यहाँ देखिए ये तो 6 महीना, ये है 2%। ठीक है, और 3 6 12 नहीं सॉरी 12 का 2.25% है। कितना है, 2.25%। तो USD का है 2.25% और INR का है 6.25%। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। ये डाटा आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन से इसको नोट कर लेना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं इसका, ताकि बार बार हमको यहाँ पे नहीं आना पड़े। राइट, चलिए, तो इसको हम लोग इसका हमने स्क्रीनशॉट रख लिया है आपके एक पर्पज़ के लिए, ताकि बार बार हमको यहाँ ना आना पड़े। अब देखते हैं, सो 12 मंथ पे आते हैं हम लोग। 12 मंथ वाले केस पे आते हैं। तो 12 मंथ में हमको क्या बेसिकली है कि आपको करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 मंथ फॉरवर्ड रेट, हाँ स्पॉट डॉलर दिया हुआ है 74.00। राइट, तो 74.00 स्पॉट से आप स्टार्ट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। 100 से क्या रहता है ना, आसान रहता है, इसीलिए 100 से करते थे गुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, $100 बराबर 7400 INR हो जाएगा। अब इस पर आप इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा, इंटरेस्ट निकालिएगा आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.25 से, और इसको 1 ईयर का है तो 1 लिख दीजिए, अपॉन 12 से करना नहीं, अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपका। और फिर राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड आएगा आपका 7400 इंटू 6.25 इंटू 1 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 2.25। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 462.5। तो ये हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है। और आपको अमाउंट से मतलब है ना, यू आर कंसर्न विद अमाउंट, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट मिलेगा। और ये हमारा अमाउंट है, सॉरी ये हमारा प्रिंसिपल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें अमाउंट मिलेगा। उसी तरह 7400 हमारा प्रिंसिपल है और 462.5 हमारा इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट मिलेगा। चलिए करते हैं ऐड। देखिए, आप यदि 100 और 2 को जोड़ेंगे ना, सेम चीज़ सेम कैलकुलेशन है, बार बार हम लोग कर रहे हैं। तो यदि आप 100 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपको ये मिलेगा, और ये इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो बेसिकली क्या आ रहा है इक्वेशन कि $1 इतना डॉलर, सॉरी इतना डॉलर बराबर इतना रुपीज़। तो $1 बराबर कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, यूनिटरी मेथड आप यूज करेंगे तो आपको जो है $1 बराबर मिलेगा 76.89। समझ में दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मंथ सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट क्या होगा यदि स्पॉट सऊदी रियाल 19.32 दिया हुआ है। तो ठीक है, आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है सऊदी रियाल का। यहाँ पे देखिए सऊदी रियाल का 3 मंथ पे बोल रहा है ना, तो 3 6 12, 3 मंथ में 6.5 है, INR का 5.75 है। इसको नोट कर लीजिए, कितना कितना है सऊदी का 6.5, और INR का कितना है, INR का है आई थिंक इट इज़ 5 पॉइंट कितना था, एक बार देख लेते हैं। INR का है 5.75, कितना है 5.75। ये नोट कर लिया हमने, क्योंकि ये बार बार काम आएगा। अब देखिए, अब आपको स्पॉट दिया हुआ 19.32, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 रियाल। अब रियाल का मुझे याद नहीं है कैसे लिखा जाता है। 1 रियाल बराबर 19.32 रुपीज़। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो 100 रियाल कितना हो जाएगा, 9132 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका आप इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5 है, तो 100 इंटू 6.5, 3 मंथ का रहा है तो 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 100 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 9132 इंटू 5.75 इंटू 3/12 इंटू 100। तो इसको आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो वो मैंने कर रखा है आपके लिए। तो एक तरफ आएगा 1.625, एक तरफ इधर क्या आएगा 1.625 रियाल, इधर क्या आएगा 27.7725 रुपीज़। तो बेसिकली तो 1 रियाल क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो ये आपका आ जाएगा फॉरवर्ड रेट
समझ में आया? तो ये सऊदी रियाल का निकल गया। अब उसी तरह पूछेगा 6 महीना सऊदी रियाल बता दो, तो बेसिकली आपसे कुछ भी पूछे इस तरह का सवाल में तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा चीज़ आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये केस स्टडी बन जाएगा यदि ये सवाल इस तरह का सवाल रिपीट होता है तो। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस है, हमने पिछले 5 साल से ऑब्जर्व किया है बीएफएम के क्वेश्चन को, और हमारे पास लगभग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं दोस्तों, आपको मैं अपना क्रैश कोर्स प्रस्तुत करता हूं मात्र 125 रुपए में। आपको पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, क्विक रिवीजन सेशन सब कुछ मिल रहा है हमारे क्रैश कोर्स में, बीएफएम के क्रैश कोर्स में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने क्रैश कोर्स का लिंक अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं मात्र 125 रुपीज़ में। तो होपफुली आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि पूछे कि 6 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना होगा, 9 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको टेबल दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट का उसको पढ़ना है, फिर आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इसी को फॉलो करना है। इस प्रकार के 5 सवाल आए थे, जैसे कि आप यहाँ देखिए, व्हाट विल द 12 मंथ सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट इफ द स्पॉट सऊदी रियाल इज 18। अब 12 मंथ सऊदी रियाल कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि 1 रियाल बराबर 18 रुपीज़ लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 रियाल बराबर 1800 रुपीज़। फिर आप देख लीजिए चार्ट से कि 12 मंथ का रियाल कितना है, इंटरेस्ट 8% है, और इंडिया का कितना है 6.25%। तो ये आपको दिया हुआ है 8% और 6.25%, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 8 से गुना कर देंगे, और 1 महीना 1 साल का है तो पूरा हो जाएगा अपॉन 100। और इधर क्या करेंगे 1800 इंटू 6.25 इंटू 1/100 सॉल्व कर लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आपको एक रियाल कितना सऊदी के बराबर है वो निकल जाएगा। चलिए 1 रियाल कितना रुपीज़ के बराबर है वो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए ये कंसेप्ट समझ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताने वाला हूँ। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से देखिए। ये ऑपरेशनल रिस्क पे एक सवाल है। देखिए आपके सामने इस प्रकार का टेबल दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप कॉलम दे सकते हैं बिजनेस लाइन का है, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, जैसे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है तो यहाँ पे ईयर 1 में 30, ये सब प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ हो सकता है करोड़ में हो, डेटा हो सकता है करोड़ में हो। एजेंसी सर्विस में देख सकते हैं प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट यानी लॉस हो गया। और पेमेंट एंड सेटलमेंट में देख सकते हैं पहले साल -10, दूसरे साल में -10, तीसरे साल में -20। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर ऑपरेशनल लिस्ट एवरेज प्रॉफिट कितना है अंडर बीआई। आपको पता है ना, ऑपरेशनल लिस्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिक इंडिकेटर अप्रोच होता है, शॉर्ट में इसको हम लोग बीआई अप्रोच बोलते हैं, दिस यू शुड नो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एवरेज प्रॉफिट कितना है एज पर बीआई अप्रोच। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन में कि ईयर 1 की बात करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का इंडिविजुअली सबको सभी जो आपके हैं उसको निकालेंगे। जैसे ईयर 1 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ईयर 1 में क्या होगा बताइए, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ईयर 1 का टोटल प्रॉफिट बताइए। तो 30 + 20 - 10 कितना हो जाएगा 40। ईयर 2 का निकालिए कितना हो जाएगा -10। ईयर 3 का निकालिए कितना हो जाएगा 20 होगा ना। तो आपको 40 -10 और 20 निकल गया तीनों ईयर का राइट प्रॉफिट। वही चीज़ यहाँ पे मैंने करके दिखाया 40 -10 और 20 कैसे आ रहा है। चलिए अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, अब हमको बीआई में नाम ही लिखा हुआ है एवरेज पे ध्यान रहता है, बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लेकिन बात ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव प्रॉफिट है ना उसको एक्सक्लूड करना है, ये की कंसेप्ट है। यही चीज़ देखो बुक में लिखा हुआ है ये चीज़ साफ, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई नहीं करते और गलती करके आते हैं। याद रखिए कि जो हमारा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है उसमें जो नेगेटिव प्रॉफिट पर ईयर है उसे हमें एक्सक्लूड करना है। आप जरा देख के बताइए कि नेगेटिव प्रॉफिट पर ईयर किस केस में है। जैसे कि आप इस टेबल को यदि देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ईयर 2 में नेगेटिव प्रॉफिट है, तो इसको आपको इग्नोर करना है, समझे। तो जो नेगेटिव प्रॉफिट पर ईयर 2 है -10 उसको इग्नोर करना है। तो एवरेज ईयर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ईयर 1 प्रॉफिट प्लस ईयर 3 प्रॉफिट। तो इसमें देखिए सॉरी हम यहाँ पे देखिए नेगेटिव प्रॉफिट यहाँ की बात हो रही है। ये देखिए 40 -10 और 20, ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, इसको नहीं लेना है। जो भी ईयर का नेगेटिव प्रॉफिट है उसको आपको बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में नहीं लेना है, केवल आपको पॉजिटिव प्रॉफिट को ही लेना है और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 40 और 20 का एवरेज कितना होगा बता दीजिए। 40 और 20 का एवरेज हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब देखिए दूसरा सवाल है आपके सामने यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट, एजेंसी सर्विस, पेमेंट एंड सेटलमेंट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सबका वैल्यू दे रखा है। स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अनुसार कैपिटल रिक्वायरमेंट का वैल्यू क्या होगा,
राइट, ये सवाल है। व्हाट विल बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच। अभी हमने बीआई की बात की थी, अभी दूसरा तरीका होता है ऑपरेशनल रिस्क का, जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइज अप्रोच बोलते हैं। तो पहले आप ईयरली प्रॉफिट निकालेंगे, ईयर 1 का निकालिए, ईयर 1 में आपको कितना आ जाएगा, ईयर 2 का निकालिए, ईयर 3 का निकालिए, ठीक है, सबका प्रॉफिट निकालिए। लेकिन आपको याद रखिएगा स्टैंडर्डाइज अप्रोच में ना ये बीटा फैक्टर काम आता है। जैसे कमर्शियल फाइनेंस का 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स का ट्रेडिंग एंड सेल्स का कितना होता है दोस्तों, 18% होता है, रिटेल बैंकिंग का कितना होता है, 12% होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसको कैसे याद करना है उसको मैं आपको ट्रिक भी समझा देता हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिर एसेट मैनेजमेंट का 12% है, रिटेल ब्रोकरेज का कितना है, ओके तो रिटेल ब्रोकरेज का है हमारा 12%, एजेंसी सर्विस का 18%। तो ये जो बीटा फैक्टर है ना, इसका यूज़ करके हम लोग स्टैंडर्ड अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जिस साल का प्रॉफिट नेगेटिव है उस साल को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो जैसे एजेंसी सर्विस है तो क्या प्रत्येक बिजनेस लाइन के लिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे इंडिविजुअली, और यदि नेगेटिव आ रहा है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको बार बार यहाँ पे आने में दिक्कत होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बार बार इसको स्क्रॉल करने में डिफिकल्टी आती है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जरा क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका एसेट ये है, एसेट वाला है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट है। तो एसेट मैनेजमेंट का जरा देखिए क्या है। तो एसेट मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि पहले साल 30 है, तो दूसरे साल 20 है, तीसरे साल 30 है, ठीक है। तो ईयर 1 की यदि हम बात करें एसेट मैनेजमेंट की तो 30 + 30/2। अब ईयर 2 को हमने क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि ईयर 2 का प्रॉफिट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए ईयर 2 का प्रॉफिट नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमने ईयर 2 को एक्सक्लूड किया है। तो जिस साल में प्रॉफिट नेगेटिव रहता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो एसेट मैनेजमेंट का निकला 30 + 30 + 30/2। फिर हमारा एजेंसी सर्विस का निकला 20 + 10/2, ठीक है। पेमेंट एंड सर्विस का कितना निकला, -10 - 20/2 यानी कि -15। अब क्या करना है कि आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एसेट मैनेजमेंट का कितना था, 12% था। अभी मैंने आपको 4 बताया, ये देखिए एसेट मैनेजमेंट कितना है, 12% है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एजेंसी सर्विस का कितना है, एजेंसी सर्विस का है आपका 15%। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट का कितना है, पेमेंट एंड सेटलमेंट का 18% है। सभी को अपने वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आप देखिए इसका कैपिटल हम देख सकते हैं कि हमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है एज पर बीआईए अप्रोच वो अलग है और स्टैंडर्डाइज अप्रोच अलग है। आप समझिए बीआईए में क्या लेते हैं कि हम लोग वी डोंट टेक दैट ईयर एज इन एवरेज इफ नेगेटिव और जीरो, और स्टैंडर्डाइज में क्या करते हैं उस साल को लेते हैं एवरेज में लेकिन इसके वैल्यू को नहीं लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, नीचे एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ है जो कि आप हो सकता है यहाँ पे देखिए डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। अब जरा आप चलिए उसमें बीआईए में चलिए, वहाँ पे देखिए किससे डिवाइड कर रहे होते हैं। नेगेटिव को तो लेना नहीं है किसी में, लेकिन अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। अंतर क्या है वो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रॉफिट ईयर, यानी कि कितना पॉजिटिव प्रॉफिट ईयर है उससे डिवाइड करना है। तो दो ही पॉजिटिव प्रॉफिट ईयर था, एक साल का तो नेगेटिव प्रॉफिट था आपका। आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल को देखिए तो आपने देखा ना ईयर 2 का जो है आपका नेगेटिव प्रॉफिट आया है। तो जो पॉजिटिव प्रॉफिट ईयर है बस वही आपको लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पार्टिकुलर केस में क्या है कि आपको टोटल सभी ये लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या करते हैं, वी टेक दैट ईयर इन एवरेज बट नॉट सीट वैल्यू। ईयर लेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हम स्टैंडर्डाइज अप्रोच में ईयर लेंगे लेकिन वैल्यू नहीं लेंगे। वैल्यू हमने नहीं लिया जिस साल का नेगेटिव है, हाँ ईयर लेकिन लेंगे हम लोग। लेकिन बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में केवल हमको ईयर लेना ही नहीं है एवरेज में, ठीक है, ये अंतर है। अब जैसे एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, ये सवाल रिस्क कैपिटल पे बेसिस पे है और हमारा जो आरएपीएम होता है उसके बेसिस पर है। आपके सामने एक टेबल दिया गया है जिसमें सीईओ ऑफ कार्तिक बैंक लिमिटेड के द्वारा प्रेजेंट किया गया। अब देखिए क्या है कि VAR आपको 95% लेवल मानना है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल क्या होगा। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको यहाँ पे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है $8 मिलियन, कैपिटल दिया हुआ है $140 मिलियन, वोलेटिलिटी दे रखा है 9%। तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल क्या होगा।
होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करता हूँ कि वैल्यू एट रिस्क बोले, रिस्क कैपिटल बोले, एक ही चीज़ होता है। ये हमें बताता है कि किसी एसेट या पोर्टफोलियो में लॉस कितना है ओवर अ डिफाइंड पीरियड फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब किसी दिए गए कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए लॉस होने के समय, मैंने आपको कल ही बताया था ये बात कि VR का मतलब ये होता है कि जैसे किसी पार्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल के लिए एक डेफिनेट पीरियड में लॉस कितना हो सकता है एसेट के वैल्यू में या पोर्टफोलियो के वैल्यू में, ये हमें VR बताता है। तो यदि आपको ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल निकालना है VAR के लिए कि 95% कॉन्फिडेंस, तो हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहला हमने रेलेवेंट पैरामीटर देख लीजिए, जैसे कि कैपिटल दे रखा है हमें कितना, $14 मिलियन। ठीक है, देखिए ना, $140 मिलियन कैपिटल दिया, 140 है, 14 नहीं है, 140 है, गलती से मैं बोल दिया। और फिर वोलेटिलिटी दिया हुआ है 9%, यहाँ देखिए वोलेटिलिटी कितना है आपका, 9% है, राइट। और क्या दिया हुआ है हमें, और जेड वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा ना कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको जेड वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 95%, यहाँ पे देखिए 95% लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, एज्यूम VAR 95% कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालिए। ठीक है, टेबल से आप देख सकते हैं या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो तो आप देखेंगे तो वो मिलेगा 1.65। तो पहला काम क्या करना है कि VAR निकालना है। VAR कैसे निकालते हैं, तो देखिए VAR निकालने का सिंपल सा तरीका है कि 95% VAR का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, तो कैपिटल इंटू वोलेटिलिटी इंटू जेड वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, VAR निकालेंगे तो $140 बिलियन इंटू 0.09 इंटू 1.65। ठीक है, तो ये हमें निकल गया VAR। अब क्या करना है कि इसको निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12.6 मिलियन VAR। अब क्या करना है कि जो रिस्क कैपिटल होता है ना वही VAR होता है हमारा। तो रिस्क कैपिटल जो क्या ऑप्शन बी का होगा वो होगा $20.79 मिलियन। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, सेम टेबल है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि आपको RAPM बताना है ऑप्शन ए का। RAPM, अभी मैंने VAR की बात की थी, रिस्क कैपिटल की बात की जिसको RC भी बोलते हैं, अब RAPM की बात हो रही है ऑप्शन ए का। RAPM होता क्या है, RAPM होता है प्रॉफिट टू रिस्क कैपिटल। तो यदि हमें ऑप्शन ए का रिस्क कैपिटल RAPM निकालना है तो पहले हमें उसका रिस्क कैपिटल निकालना पड़ेगा ना। तो रिस्क कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो हमने VAR अभी निकाला है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, जेड वैल्यू निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए $80 मिलियन से, और फिर वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल इंटू वोलेटिलिटी जेड हमें VAR दे देगा। तो ऑप्शन ए के लिए कैपिटल कितना है, $80 मिलियन, वोलेटिलिटी कितना है, वोलेटिलिटी देखिए 7% दिया हुआ है यहाँ पे, और हमारा जेड वैल्यू कितना मिलेगा 1.65। कैलकुलेट करेंगे तो VAR हमें मिल जाएगा 5.6। इस VAR को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को रिस्क कैपिटल बोलते हैं। और RAPM हमारा होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन RC होता है। तो प्रॉफिट हमें ए का दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें ए का कितना दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट हमें दिया हुआ है हमारा $5 मिलियन। तो $5 मिलियन को हम लोग नोमीटर में लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये 9.25 आएगा। तो 5 मिलियन को 9.25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.54। दोस्तों प्लीज़ लाइक द सेशन, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बनाने में और उसके बेसिस पे MCQs को क्लियर करने में और फिर आपको समझाने में। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट, इट इज़ वर्क ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर दैट यू कैन सी इन जस्ट 25 to 30 मिनट्स। चलिए, तो RAPM आपने निकाल लिया। आप पूछेगा कि बताओ ऑप्शन बी का RAPM बता दो, तो ऑप्शन बी का रिस्क कैपिटल अभी मैंने तुरंत बताया था। और फिर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी का RAPM अभी मैंने RC निकालना बताया था। प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है तो प्रॉफिट को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, RC को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। ठीक है, तो 20.79 डिनोमिनेटर में रहेगा और 8 मिलियन डिनोमिनेटर में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का सेशन और भी मैं लाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर, और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल है मेरे पास सॉल्व करवाने के लिए। धन्यवाद।